मेरा नाम हिमांशु रॉय है। पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है वह रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी या आईवीएफ से रिलेटेड टेक्निक है। ऐसे कपल्स जिन्हें पता नहीं है साधारण जांच वगैरह होने के बावजूद कि आखिर बच्चा क्यों नहीं ठहर रहा और घबरा जाते हैं कि अगर कारण ही नहीं पता चला तो इलाज कैसे होगा, तो उन लोग का भी इलाज संभव है और काफ़ी मैक्सिमम लोगों को सफलता मिलती है। तो मैं आज बताने जा रहा हूं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। अकारण बांझपन या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जो है वह तब कहा जाता है अगर इनफर्टिलिटी का इलाज अगर किया जाए, बांझपन की समस्या किसी को हो और उसका जांच पड़ताल जब करते हैं हम लोग मेल पार्टनर का और फीमेल पार्टनर का स्पर्म टेस्ट, ट्यूब का टेस्ट, उसके हार्मोन्स का टेस्ट और ओव्यूलेशन टेस्ट, और उसमें सब चीज़ अगर ठीक निकलता है और तभी भी पता नहीं चलता है कि क्यों प्रेगनेंसी इन लोगों में नहीं हो रहा है, तब उसको हम लोग अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस मतलब कितना प्रतिशत यह कॉमन है, वह ऑलमोस्ट जितने लोग आते हैं हम लोग के पास इलाज के लिए और जिनकी जांच पड़ताल पूरी हो जाती है, तो उसमें से 10 से 20% लोग ऐसे रहते हैं जिनमें कि हम लोग को इन सब जांचों से पता नहीं चलता। ऐसे अगर हम लोग मेडिकल के गाइडलाइंस को फॉलो करें तब उसके हिसाब से तो लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी टेस्ट भी हो जाने पर अगर कुछ समस्या नहीं निकले तब उसे कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। बट जनरल चूँकि लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी ऑपरेटिव प्रोसीडियर होता है, इसीलिए जनरल हम लोग जब यूज़ करते हैं टर्म अकारण बांझपन तो उसको नहीं लेते हैं। मेनली सीमेन टेस्ट और ट्यूब का टेस्ट एक्सरे के द्वारा और ओव्यूलेशन टेस्ट, ये 3 टेस्ट अगर ठीक है और बच्चा नहीं ठहर रहा है तो उसको हम लोग अकारण बांझपन या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के भी कारण कुछ होते हैं, लेकिन आपको पता है कि साइंस जो है वह डेवलपिंग हमेशा डेवलप होते रहता है। और आज से 30-40 साल पहले जब अल्ट्रासाउंड नहीं था और उसके पहले भी जब सीमेन का टेस्ट नहीं हो सकता था, तब अधिकतर केस कारण पता नहीं चलता था कि क्यों नहीं हो रहा है, जब तक कि कोई सामने से समस्या अगर हो कि साथी अगर पति पत्नी नहीं रह पा रहे हो या औरत का मासिक धर्म ही बिल्कुल अनियमित हो, नहीं आता हो, इन सब केस में तो रहता था पता कि हाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होते गई है वैसे वैसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का जो प्रतिशत होता है वह कम होते जाता है। तो जैसे जैसे आगे भी साइंस डेवलप करेगा, नई जानकारियां आएंगी, नए मशीन्स आएंगे, जिससे कि हम लोग को पता चल पाएगा कि अच्छा ये जो 10-20% लोग जिसमें आज के तारीख में नहीं पता चल रहा है उसमें ये इस कारणवश नहीं प्रेगनेंसी हो पा रहा था। तो इस पे काफ़ी रिसर्च चलते रहता है और अकारण बांझपन का प्रतिशत जो है धीरे धीरे कम होते जाएगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करते जाएगी, हमारे पास नए मशीन्स आएंगे, नई जानकारियाँ मिलेंगी, वैसे वैसे मैं आशा करता हूँ कि निकट भविष्य में ही हार्डली 1-2% लोग ऐसे रह जाएंगे जिनमें कि हम लोग को पता नहीं चल पाएगा कि आखिर ये बच्चा नहीं होने का कारण क्या है। जैसे माइक्रोस्कोपिक, सब माइक्रोस्कोपिक जो एरिया होता है, माइक्रोस्कोप में तक हम लोग अब देख पा रहे हैं, लेकिन उसकी भी एक क्षमता है आज के तारीख में जो हम लोग लैब में यूज़ करते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटल अगर हम लोग जाए रिसर्च लैब में तो उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म वो दर्शी वो सब होता है, ज़्यादा उसको बड़ा करके देखा जा सकता है। तो जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप में खराबी नहीं दिखता है स्पर्म्स में, अगर हम लोग बहुत हाई मैग्नीफिकेशन में जाते हैं उसमें पता चलता है कि नहीं, स्पर्म के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट है। तो ये सब चीज़ है जो कि आगे भविष्य में बहुत सारे, जैसे मेल इनफर्टिलिटी का फैक्टर हमें पता नहीं चलता है, और किसी पुरुष की अगर शादी ऐसे हुई हो और बच्चा नहीं हो रहा हो और बाद में अगर दूसरी शादी पत्नी करती है और उसको बच्चा हो जाता है, जबकि मेल पार्टनर में स्पर्म का काउंट मोटिलिटी ठीक था। तो काउंट मोटिलिटी ठीक रहने से भी ज़रूरी नहीं है कि जो पति है या मेल पार्टनर जो है वो 100% फर्टाइल ही हो। सीमेन टेस्ट जो होता है वह एक मापदंड होता है, लेकिन वह पूरी तरह से 100% नहीं बताता है कि नहीं यह क्षमता बिल्कुल है ही कि नहीं। तो सब माइक्रोस्कोपिक लेवल बने बहुत सूक्ष्म कुछ खराबियां होती हैं जो कि काउंट और मोटिलिटी से नहीं पता चलता है। और ये सब आगे जैसे जैसे माइक्रोस्कोप्स और हाई पावर के बनेंगे, अभी जानते हैं आपकी कैमरा, टीवी, मोबाइल फ़ोन, ये सब का कैसे कैसे जो उसमें सीसीडी हम लोग बोलते हैं या मेगापिक्सल उसका जो क्षमता बोलते हैं वो बढ़ते जाता है। उसी तरह जब हम लोग लैब में अपने काम करेंगे और ये सब हम लोग के क्लिनिक में उपलब्ध होगा तो बहुत सारे लोगों में हम लोग को नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। उसी तरह औरतों में जैसे अल्ट्रासाउंड का यूज़ है, लैप्रोस्कोप का यूज़ है,
एक्सरे का यूज़ है, ये भी अब पहले की तुलना में क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी हो गई है। और पहले जो खराबियां नहीं दिखती थी, अब आजकल डिजिटल एक्सरे में काफ़ी तरह के एक्सरे में हम लोग को ट्यूब्स में डिफेक्ट पता चलने लगता है और एक्सरे देख के ही दवा हम लोग देते हैं और उससे पेशेंट ठीक हो जाता है। उनको बहुत आगे की हाई फाई इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब अगर कारण नहीं पता हो तो इलाज कैसे हो, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में भी ट्रीटमेंट के भी साथ और बिना ट्रीटमेंट के भी प्रेगनेंसी हो सकती है। ट्रीटमेंट करने पे टाइम टू प्रेगनेंसी, जिसको टीटीपी हम लोग बोलते हैं कि कितने दिनों में बच्चा हो जाएगा, वह कम होता है और अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो यह ज़्यादा होता है। चूँकि इसमें कोई मेजर डिफेक्ट सामने नज़र नहीं आता है, इसीलिए अकारण बांझपन वाले दंपतियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कारण नहीं पता है तो इलाज ही नहीं हो पाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत बार मेल को विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हम लोग देते हैं, औरत को अगर हम लोग एग्स बढ़ने वाली दवाएं देते हैं, ओव्यूलेशन इंडक्शन जिसको बोलते हैं कि एक के बदले 2 या 3 एग्स बने, सुपर ओव्यूलेशन भी उसको बोलते हैं, वह कराने से जो प्रेगनेंसी होने का जो चांसेस रहता है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो यह पहला कदम होता है अकारण बांझपन का कि ओव्यूलेशन इंडक्शन और मेल फैक्टर में विटामिन वगैरह एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रयोग। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना, औरत को मोटापा अगर है तो उसे कम करें, एक्सरसाइज करें। पुरुष अगर स्मोकिंग ड्रिंकिंग की हैबिट है तो स्मोकिंग तो बिल्कुल ही बंद कर दें। ये सब चीज़ें भी काफ़ी अफेक्ट करती हैं। बहुत टाइट कपड़ा पहनना, बहुत गर्म जगह पे जननांग का रहना, ये सब भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको कि अगर हम लोग हटाएं तो अकारण बांझपन में बहुत लोगों को इससे प्रेगनेंसी हो जाता है। अगर किसी को इन दवाओं से प्रेगनेंसी नहीं होता है तब फिर नेक्स्ट स्टेप जो ट्रीटमेंट का होता है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में, उसको बोलते हैं आईयूआई। आईयूआई में इसको हम लोग जो स्पर्म्स और एग्स को मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसको और ज़्यादा हेल्प हम लोग करते हैं, अपनी ओर से मदद करते हैं। एक टाइप का असिस्टेड रिप्रोडक्शन इसको बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग अल्ट्रासाउंड के द्वारा यह देख लेते हैं कि औरत का एग्स जो है वो कब ओव्यूलेशन हो रहा है, वो कब निकल रहा है डिंब से। और उसी समय जब उसको हम लोग पहले से ही अपने हिसाब से उसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के द्वारा देखकर, और एचसीजी का इंजेक्शन देके या यूरिन में भी एलएच टेस्ट होता है, उसके द्वारा भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि ओव्यूलेशन कब होने वाला है। और जिस दिन ओव्यूलेशन होने वाला हो उस ड्यूरेशन में हम लोग पति से उनका सीमेन कलेक्ट करवाते हैं और उस सीमेन को हम लोग लैब में वॉश करते हैं, जिसके से हम लोग सीमेन में से जो भी अच्छे गुण के स्पर्म्स रहते हैं, अच्छे आकार प्रकार के हेल्दी स्पर्म्स को उससे सेपरेट कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को स्पर्म वॉश कहते हैं और तरह तरह तरीके से किया जाता है, वो डिपेंड करता है कि सीमेन का क्वालिटी कैसा है। तो सीमेन वॉश के द्वारा हम लोग अच्छे स्पर्म्स को अलग करके ओव्यूलेशन के टाइम को फिक्स करके और उस समय स्पर्म को एक पतले से मुलायम नली के द्वारा, आईयूआई कैन्यूला उसको बोलते हैं, यूट्रस में डाल देते हैं। तो यूट्रस में इस डालने की प्रक्रिया को हम लोग इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं या आईयूआई बोलते हैं। इससे यूट्रस के बाहर जो सर्विक्स रहता है वह एक तरह का ब्लॉकेज रहता है, एक तरह की गुमटी रहती है वह, जिसके जो कि बचाता है औरत के अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के संक्रमण से। लेकिन कभी कभी यह अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज हो जाता है तो स्पर्म्स को भी अंदर एंट्री करने में दिक्कत होती है। तो आईयूआई प्रोसेस के द्वारा हम लोग एक बहुत बड़े बाधा को दूर कर देते हैं और एग्स रप्चर होने के टाइम में ही हम लोग स्पर्म्स को उसके काफ़ी पास छोड़ देते हैं, बाकी लेकिन पार्ट स्पर्म को अपना करना पड़ेगा। तो अगर थोड़ी मोड़ी कमी है तो ये कमी आईयूआई के द्वारा जो मदद होती है, इससे वह हम लोग कमी पूरी कर सकते हैं और काफ़ी पेशेंट्स जो होते हैं वो आईयूआई के द्वारा प्रेग्नेंट होते हैं। आईयूआई की सफलता की दर औरत के उम्र पर निर्भर करती है, स्पर्म के क्वालिटी पर निर्भर करती है, हम लोग क्या दवाएं दे रहे हैं, कितने एग्स डेवलप कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है, ट्यूब्स का क्या स्टेटस है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट अगर हम लोग एवरेज देखें तो एक साइकिल में आईयूआई के लगभग 10% तक चांसेस रहता है प्रेगनेंसी होने का, और यह मैक्सिमम 4 से 6 साइकिल तक किया जा सकता है। 6 साइकिल्स आते आते 6 साइकिल आईयूआई होते होते लगभग 100 में से 30 से 40% औरत जिन्हें अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है या कपल्स जिन्हें अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है वो लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अगर इसके बावजूद अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो नॉर्मली इसके बाद आईयूआई की प्रोसेस को दोहराते नहीं है 6 साइकिल के बाद, और इसके बाद हम लोग आईवीएफ के लिए सजेस्ट करते हैं, या जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं।
आईवीएफ करने से जो सब मॉलिक्यूलर लेवल की भी जो कमियां रहती हैं जिसे हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, स्पर्म के प्रोग्रेशन में कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा हो, एग और स्पर्म के आपस में इंटरेक्शन में कोई डिफिकल्टी हो रही हो, तो आईवीएफ के द्वारा, और आईवीएफ से भी अब मॉडिफाइड जो एक पद्धति आ गई है इक्सी के द्वारा, हम लोग इस टाइप के इनफर्टिलिटी में स्पर्म्स को डायरेक्टली एग के अंदर डाल देते हैं, ताकि जो भी इंटरेक्शन का प्रॉब्लम अगर हो रहा हो तो वह सब बाईपास हो जाता है और डायरेक्टली एग्स फर्टिलाइज हो जाता है। एग के फर्टिलाइज होने के बाद वो आईवीएफ के द्वारा हम लोग जो लैब में करते हैं 5 डेज तक उसको हम लोग बाहर रखते हैं भ्रूण को, और उसके बाद जब भ्रूण अच्छा डेवलप कर जाता है तो हम लोग यूट्रस में डाल देते हैं। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में हम लोग देखते हैं कि एग्स और स्पर्म्स को अगर आपस में रखा जाए तो वो फर्टिलाइज हो रहे हैं, तो कोई ना कोई कारण था जिसके चलते यह फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पहले नहीं हो पा रही थी। और आईवीएफ के द्वारा पर साइकिल प्रेगनेंसी रेट अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में लगभग 30 से 40% होता है, और 3 से 4 साइकिल में लगभग 80 से 90% औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ओव्यूलेशन इंडक्शन, आईयूआई और आईवीएफ इक्सी के द्वारा लगभग ऑलमोस्ट 99% लोगों को प्रेगनेंसी हो ही जाती है। तो इसीलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज है कभी, और अधिकतर लोगों को काफ़ी सिंपल ट्रीटमेंट से ही फायदा हो जाता है।